जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे बल बल के बारे में। बल जिसे हम फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, आपको हम फिजिक्स का जो है भौतिक राशि उसके मात्रक अच्छे ढंग से जो है आपको हम समाप्त कर चुके हैं, समझा चुके हैं। और आज जो है हम बल के बारे में समझते हैं। देखिए, बल जो है फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जिससे आपको बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप बल को जो है अच्छे ढंग से यहाँ पर समझेंगे और बल के साथ साथ जो है हम न्यूटन के गति नियम क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि न्यूटन के गति नियम जो है वह बल की परिभाषा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब तक आप न्यूटन के गति नियम नहीं समझेंगे, आप बल का परिभाषा या बल का मतलब आप नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम न्यूटन के गति नियम क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, न्यूटन एक बहुत बड़ा जो है वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्हें जो है समझिए ना कि फिजिक्स का पिता कहा जाता है न्यूटन को। ठीक है, इनका पूरा नाम सर आइजक न्यूटन है। ठीक है, और न्यूटन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, न्यूटन ने ही सर्वप्रथम जो है वस्तु के गति संबंधी जो है कुछ नियम दिए, जिसे न्यूटन के गति नियम कहा गया। ठीक है, न्यूटन ने वस्तु के गति संबंधी 3 नियम दिए, जिसे न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब न्यूटन के जो प्रथम गति नियम है वह क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो न्यूटन जो है वह प्रथम गति नियम में यह कहें कि अगर इस दुनिया में कोई भी वस्तु है, हम हो, आप हो या कोई भी वस्तु हो, ठीक है, इस दुनिया में कोई भी वस्तु है, वह या तो विराम की अवस्था में रहना चाहता है, विराम मतलब रेस्ट में, ठीक है, विराम की अवस्था में रहना चाहता है, या वह एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर कोई वस्तु मान के चलिए चल रहा है, ठीक है, तो वह एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है, यानी वो टिकना नहीं चाहता। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कोई वस्तु टिका हुआ यानी रुका हुआ है तो वह चलना नहीं चाहता है। यह जो है वस्तु का जो है यह एक नेचुरल गुण है। ठीक है, याद रखिएगा इस धरती का। ठीक है, तो इसी नियम को जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा गया, जिसमें कहा गया कि कोई भी वस्तु या तो विराम की अवस्था में रहना चाहती है या एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यानी बाहरी बल जब तक उस वस्तु पर कार्य नहीं करेगा, कोई भी वस्तु विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। इस नियम को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी नियम से जो है जड़त्व का जो है परिभाषा मिलता है। इसी नियम से जो है जड़त्व की परिभाषा मिलता है। इसी कारण से इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दे कि न्यूटन के किस गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसे? न्यूटन का प्रथम गति नियम को। एक बात याद रखिएगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम जो है गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन के प्रथम गति नियम गैलीलियो के नियम से मैच करता है। ठीक है, याद रखिए। गैलीलियो भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो ही थे। याद रखिएगा, गैलीलियो ही दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किए थे। तो याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम को आप जो है जड़त्व का नियम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसे जड़त्व के बारे में पता चलता है इस नियम से। और दूसरी बात कि इसे गैलीलियो का नियम भी हम कहते हैं। याद रखिएगा, इस नियम से बल की भी परिभाषा मिलती है। याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि बताइए न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है। याद रखिएगा, डिफिनेशन ऑफ बल फोर्स, बल की परिभाषा किस नियम से मिलता है? तो याद रखिएगा, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इसका अर्थ हुआ कि बल क्या है इसके बारे में जानकारी न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, ठीक है, जैसे सर अब न्यूटन के प्रथम गति नियम का सर उदाहरण, जैसे कि मान के चलिए कोई चलती हुई ट्रेन है और उसमें अचानक या चलती कोई गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, अचानक जब ब्रेक लगता है तो आप जो है आगे की ओर झुकते हैं या पीछे की ओर झुकते हैं? तो जब अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो है जा रहे थे, आप तो भाई गति में थे, क्योंकि गाड़ी जब गति था उसमें आप बैठे थे तो आप भी गति में थे। आप गति में जा रहे थे, गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दी, लेकिन आपका जो शरीर था वो क्या कर रहा था कि भाई हम तो एक समान चाल में ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आपका शरीर तो रुका, ब्रेक लगाया नहीं, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाती है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो यह जो है जड़त्व के कारण झुकता है। ठीक है, और यह न्यूटन के प्रथम गति नियम से सिद्ध होता है। यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। ठीक है,
और उदाहरण सर चलती, अब मान लीजिए गाड़ी रुका हुआ और आप बैठे हुए, अचानक गाड़ी चल पड़ी, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? यह जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि आपका शरीर तो बैठा होता है, आप विराम अवस्था में रहना चाहते, लेकिन गाड़ी अचानक चल पड़ी तो आपका शरीर पीछे की ओर झुक गया, क्योंकि शरीर तो आपका उधर रहना चाहता था, लेकिन आगे के पार्ट बढ़ना चाहता है तो आप पीछे की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगने के कारण आगे झुकना, या रुकी हुई गाड़ी में अचानक चलने से पीछे की ओर झुकना, ये सब क्या है? जड़त्व के नियम है। ठीक है, जड़त्व के गुण है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जड़त्व कहता है। अब जड़त्व क्या है सब पहले समझ लीजिए। देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु एक समान की अवस्था या विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है, बस इसी गुण को जड़त्व कहा गया। ठीक है, और यह गुण मिलता कहां से, यह परिभाषा मिलती कहां, यह बात पता चलता कहां से? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से चलता है। अब देखिए ना, ठंड के टाइम आ चुकी है अभी, और ठंड के टाइम में कम्बल में बहुत धूलकन हो जाता है, बिछावन में बड़ी धूलकन हो जाता है, उसको आप क्या करते हैं? धूप में रख के गाँव देहात में क्या करते हैं? उसको डंटा से पीटते हैं, और जब पीटते हैं तो नीचे धूलकन गिरता है, यह जड़त्व के कारण। क्योंकि देखिए, जब आप डंटा से पीटते हैं ना, तो क्या होता है ना कि उसका धूलकण जो होता है, वो कंबल जो है वो तो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूलकण जो है विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, तो वह क्या हो जाती है? कंबल से अलग हो जाती है धूलकण। अगर आपके शरीर में भी गर्दा धूल होता है तो सर जी क्या करते हैं, टीचर लोग क्या करते हैं? पीटते हैं, तो आराम से धूल जो है। अब देखिए, बचपन में क्या होता था ना, स्वेटर वगैरह हम लोग पहन के जाते थे मोटा मोटा, जो सर हम लोग का मारते थे तो मारते थे, क्या होता था? हम लोग जो स्वेटर में जो धूलकण होता है वो सब झाड़ता था, सर बोलते अरे गर्दा उड़ रहा है रे, तुम पारा नहाया नहीं, कितना दिन से कपड़ा कितना दिन से नहीं धोया। तो ये सब जड़त्व के कारण होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो ये है न्यूटन के प्रथम गति नियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या है? तो इस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि न्यूटन के दूसरा गति नियम से क्या होता है? बल का व्यंजक। यानी कि देखिए, बल का परिभाषा जो है वो तो न्यूटन की प्रथम गति नियम से पता चलती है कि बल क्या है। ठीक है, अब देखिए, न्यूटन के दूसरा गति नियम से बल की क्या निकलती है? फॉर्मूला निकलती है। ठीक है, बल आखिर क्या है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु का कोई द्रव्यमान हो और उस वस्तु को त्वरित किया जाए, तो उस वस्तु का द्रव्यमान और उसका त्वरण का अगर गुणनफल जो करेंगे वह क्या हो जाएगी? बल हो जाएगी। तो बल का व्यंजक यानी बल का जो फॉर्मूला है F बराबर a में, यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। और बल की परिभाषा जो है यानी बल क्या है, इस चीज का पता चलता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से। देखिए, न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम वो प्रथम गति नियम का ही अंश है, इसको ही भाग कहा जाता है, प्रथम गति नियम का ही यह भाग है। ठीक है, याद रखें। आपको कंफ्यूजन करने के लिए प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए न्यूटन के जो है किस नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है? आप धड़ाक से फर्स्ट नियम मार देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यूटन के फर्स्ट नियम से बल की परिभाषा मिलती है, डिफिनेशन, फार्मूला नहीं। बल की फार्मूला न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन के द्वितीय का F बराबर m में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या है? तो देखिए, न्यूटन के तृतीय गति नियम है, यह नियम बहुत ही खास है न्यूटन के। इस नियम में न्यूटन बताए थे कि देखिए, कोई भी वस्तु है वह क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया देती है। जैसे अगर आपको हम एक थाप मारें, आप भी हमको एक थाप मारेंगे, ठीक है, तो क्रिया के विपरीत क्या हुआ? प्रतिक्रिया। हालांकि ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप समझिए, जैसे कि आप जब बंदूक को चलाते हैं, या चलाए नहीं होंगे लेकिन चलाते हैं बंदूक को, जब चला के चेक कीजिएगा कभी, तो बंदूक को जब आप चलाइएगा ना, तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है, बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है, तो अब पीछे की ओर धक्का देना हुआ क्या? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यानी कि बंदूक की जो गोली है वो आगे की ओर जाना चाहती है, लेकिन उतना ही रफ्तार में वो पीछे बैक करती है, यानी धक्का मारती है। तो यह न्यूटन के तीसरा गति नियम को सिद्ध करता है। या रॉकेट को आप, रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट को आप लॉन्च करेंगे तो रॉकेट जितनी रफ्तार में ऊपर की ओर बढ़ती है ना, उतना ही रफ्तार में वो नीचे की ओर क्या? धक्का मारती है। तो न्यूटन के तीसरा गति नियम का उदाहरण है। अब देखिए, आप बॉल, क्रिकेट तो खेलते होंगे, हम लोग भी बहुत खेलते हैं। क्रिकेट जब आप खेलेंगे तो क्रिकेट का जो बॉल है ना, उसको आप जितना रफ्तार में आया उतना ही रफ्तार में आप उसको मार के आगे की ओर बैठाते हैं, तो बॉल जो है वो बैट पर बहुत बड़ा धक्का लगाता है आगे की ओर जाने से पहले। तो यह क्या है? न्यूटन के तीसरा गति नियम है। या बॉल को लीजिए आप हाथ में, आप पटकिए, जमीन पर बहुत कस के मारिए, आप जितना रफ्तार में उसको मारेंगे वो उतना ही रफ्तार में ऊपर आएगा। अगर हल्के आप पटके तो हल्का ऊंचा आएगा, अगर कस के पटक दिए जोर से तो ऊपर की ओर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यह न्यूटन के तृतीय गति नियम को सिद्ध करता है। या चलती हुई नाव जब किनारे पर आती है, उससे आदमी उतर जाता है। आप जब चलती हुई नाव से किनारा पर आकर जब कूदते हैं तो नाव थोड़ा पीछे की ओर, आप देखे नहीं होंगे लेकिन कभी नदी किनारे जाइएगा तो देखिए नाव थोड़ा पीछे की ओर हटता है। यह न्यूटन के तीसरा गति नियम को सिद्ध करता है। ठीक है, तो न्यूटन के तीसरा। अब आपसे बोल दिया कि बताइए, रॉकेट जो है, रॉकेट की गति न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। और न्यूटन के तृतीय गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है, यानी कि इसी नियम पर आधारित है संवेग संरक्षण सिद्धांत।
ठीक है। या संवेग संरक्षण क्या है? तो देखिए संवेग सबसे पहले कहा है, आप ये समझिए, तो संवेग है किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यानी इसको हम अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं, इसको तो वेलोसिटी है, इसको मास कहते हैं। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का अगर गुणनफल हम करें तो वह संवेग प्राप्त होगा। ठीक है। संवेग एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा फिक्स होती है। ठीक है, दिशा फिक्स होती है कि वस्तु किस दिशा में गति कर रही है, क्योंकि वेग है ना इसमें, तो दिशा फिक्स है, तो ये संवेग कौन से हो जाए? सदिश है। क्योंकि कल ही हम आपको बताए थे, कल का वीडियो में भौतिक राशि में आपको बताया था। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप जाएं और वहां पर देखें और समझें कि भौतिक राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। ठीक है, तो समझिए, तो सदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है वेग में। ठीक है, तो वेग के गुणनफल के कारण संवेग क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक, इसका एसआई मात्रा क्या होता है सर? तो केजी मीटर प्रति सेकंड। कैसे निकालें सर? देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? केजी होता है, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। कल हम बताए हैं, अगर आप कल नहीं देखे हैं, कल का वीडियो भौतिक राशि आप नहीं देखे तो जाकर के देखें, आपको समझ में आएगा कि इसका मात्रक क्या है। ठीक है ना, और कैसे हम यहाँ पर गुणन, देखिए केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी? संवेग का आपको क्या हो जाएगी? एसआई मात्रक हो जाएगी। देखिए मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आपको आधारी मात्रक पता होना चाहिए, आधारी राशि के पता होना चाहिए, उसका मात्रक पता होना चाहिए, तब आप आगे का मात्रक जो है निकाल पाएंगे। तो आप जो है उसको सीखिए। अब देखिए बल के बारे में समझिए, लेकिन संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि देखिए जब कोई वस्तु का, जब वस्तु शुरुआती में जो उसका संवेग था, जब वस्तु की जो शुरुआती अवस्था का संवेग होता है और जो अंतिम अवस्था का जो संवेग होता है, यानी शुरुआती में उसका संवेग और अंतिम उसका संवेग दोनों बराबर होगा। कब? जब तक उसका बाहरी बल कोई उस पर कार्य ना करे, तो उसमें संवेग बराबर होता है। यानी संवेग का कोई भी क्षय नहीं होता, संवेग का ज्यादा उसमें जो है निर्माण नहीं होता। ठीक, यानी संवेग ज्यादा भी नहीं होता, संवेग कम भी नहीं होता, संवेग इक्वल होता है। इसी नियम को संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो वैसा सिद्धांत जिसमें संवेग का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। खास करके ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी इसी प्रकार से दिया जाता है कि ना तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, ना ऊर्जा का नष्ट किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार से संवेग संरक्षण का सिद्धांत होती है, और इस सिद्धांत आधारित किस पर है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। तो ये थे न्यूटन के तीनों गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक यानी सूत्र फॉर्मूला प्राप्त होता है, और न्यूटन के तृतीय गति नियम से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चाहे कोई भी वस्तु, अगर आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो विपरीत उतना ही रफ्तार में आपको धक्का देगी, भले अनुभव हो या ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत पता चलता है। ध्यान रखिएगा, न्यूटन के तृतीय गति नियम के आधारित बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं कि बताइए रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित? न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। गोली चलती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, किस नियम को सिद्ध करता है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम को। संवेग क्या बता दिए? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा तय होती है। संवेग का ऐसा मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बल आइए, बल के बारे में थोड़ा अच्छा समझते हैं। बल क्या सर? व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? ठीक है, तो देखिए बल वह बाह्य भौतिक राशि है। बल वह बाह्य भौतिक, बाह्य मतलब बाहरी, बल अंदर का नहीं, बाहरी बाह्य भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको कहते हैं? कल आपको बताए थे, भौतिक राशि वैसे राशि कहते हैं जिसे मापा जा सकता है। तो बल को मापा जाता है, इसीलिए बल भौतिक राशि है। बाहरी है क्योंकि बाहरी से ये लगने वाला कारक है। तो बल वह बाह्य भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था, आकार या उसकी गति को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे। सर इसका अर्थ क्या हुआ? उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझिए, ये बल की परिभाषा हुई कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर किसी वस्तु का आकार, उसकी अवस्था या उसकी गति को बदल दे, उसे हम, या बदलने की चेष्टा करे, चेष्टा मतलब कोशिश करे, उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, चलिए सर, बल को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, फोर्स, एफ, कैपिटल एफ। चलिए सर आइए, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए बल, जैसे आप किसी दीवार पर, आप जैसे आप किसी दीवार पर बल लगाइए, जैसे कि मान के चलिए हम बोर्ड पर आपको बल लगाएं, लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, देखिए लगा रहे हैं, लेकिन यह बोर्ड जो यहाँ से घसक नहीं रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा, क्यों? तो क्या हम इस पर बल नहीं लगा रहे? लगाएं, बल लगाएं इस पर, लेकिन इसकी ना अवस्था बदली, ना आकृति बदली, ना गति बदली। क्यों? क्योंकि जो हम इस पर बल लगा रहे हैं ना, इसका जो विपरीत वाला बल है वो हमसे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, यही सर पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा, अनुभव, सोचने की आप दिमाग में ऐसा कल्पना कीजिए कि इसका बल हमसे ज्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण ये अपनी आकृति, अवस्था या कहीं गति नहीं बदल रही है, लेकिन बल तो लग रहा है।
यानी हम चेष्टा तो किए, कोशिश तो हम किए, राइट यारों। तो बल ऐसा नहीं कि आप जब बल आप किसी वस्तु पर लगाते हैं, बल जब अध्यारोपित आप किसी पर करते हैं वस्तु पर, तो वो आकृति बदल ही लेगा या अवस्था बदल ही लेगा या गति बदल ही लेगा, नहीं। ठीक है, आपको कोशिश तो किए, कोशिश भी किए तो उसमें आपको बल लगा, ठीक है, वो भी क्या बल है। जैसे ये मार्कर देखिए, इस मार्कर को हम तोड़ने का कोशिश किए, बल लगाए, पूरा बल लगाए, देखिए, लेकिन यह टूटा नहीं, क्यों? तो क्या हम बल नहीं लगाए? नहीं, बल लगा इस पर बल लगा, लेकिन हम जो बल लगा रहे हैं इसका आंतरिक बल से हमारी बाहरी बल कम हो जा रही है, ये कारण न ये टूटा, न इसकी आकृति बदली, न इसको अवस्था बदली। तो इसी कारण ऐसा नहीं कर सकते कि इस पर बल नहीं लगा, बल लगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको कहते हैं चेष्टा करना या कोशिश करना, ठीक। कहते हैं ना कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आपसे नहीं निकली, तो क्या आप तैयारी नहीं किए थे? किए थे, लेकिन आपकी तैयारी जो है कुछ कम रह गई, जिसके कारण एग्जाम नहीं निकला, ठीक है। देखिए, इस पर कुछ बात है जो हम आपको 2 मिनट सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, अगर एक बार एग्जाम देते हैं, 2 बार एग्जाम देते हैं, जब विफल हो जाते हैं यानी सफल नहीं होते, तो हार मान जाते हैं। मेरे दोस्त कहते हैं हार नहीं मानिए, कहते हैं हार नहीं मानिए, क्योंकि एक कहा जाता है कि अगर एक पत्थर पर लगातार एक कोमल से रस्सी से भी अगर घर्षण किया जाए ना, तो कोमल सा रस्सी उस कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ जाता है। आप तो इंसान हैं, अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगातार कोशिशें करते रहेंगे, तो कभी ना कभी आपका भी निशान छूटेगा, यानी कभी ना कभी आप भी सफल होंगे। तो याद रखिएगा, कभी असफलताओं से निराश होकर के हार मत मानिए। असफलता भी हमें कुछ सिखाती है और इसे सीखने की जरूरत है। मेरे दोस्त, हम भी बहुत सारे मुश्किलों से पार करके, बहुत सारे असफलताओं से पार करके आज यहाँ तक पहुंचे। आज हमें जिस आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, इस वीडियो की ख्वाहिश से हमें पता नहीं थी भी कि नहीं थी, आज हम कैसे यहाँ तक पहुंचे। अगर हम बैक सोचते हैं तो आज हमें भी बहुत आश्चर्यचकित होता है अपने आप पर कि आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ठीक है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, संघर्ष जो है ना, संघर्ष एक चुनौती है, आप उसे स्वीकार करें और देखें कहाँ कमी रह गया मेरी सफलताओं में, वहां आप सुधार करें और फिर से वार करें, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। कभी भी असफलता से घबराइए मत, मेहनत लगातार करते रहिए, ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार की कष्ट परेशानियां हो, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं, वह इसलिए पढ़ाई को छोड़ देते हैं, वह इसलिए तैयारी नहीं कर पाते कि हम गरीब घर से हैं। मेरा भाई, गरीब और गरीबी कोई पाप नहीं है, कोई श्राप नहीं है, यह एक चुनौती है। और कहते हैं गरीब घर में वैसे ही बेटा बेटी को जन्म देते हैं भगवान, जो उस गरीबी से उभरने की ताकत रखता है। हम भी बहुत गरीब घर से, हम भी बहुत नीचे तबके से आए हैं, लेकिन हम अपने आप को गरीब कभी नहीं समझे। हम अपने आप को एक इंसान समझे और मेहनत करने वाला इंसान, अपने आप को संघर्ष में ढालें और ढाल करके इतना संघर्ष किए कि आज यहाँ तक हम पहुंचे। हालांकि अभी हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए मेहनत करने के लिए जानते हैं। आप भी अगर मेहनत करने के लिए जानते हैं तो आप भी एक दिन पहुंचेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप मेहनत करने से कभी पीछे ना हटें। तो चलिए आइए, बल क्या था? बल आप समझे, बल को लगा करके क्या किया जा सकता है? तो बल को एक बल लगाकर किसी वस्तु की आकार बदल सकते हैं, अवस्था बदल सकते हैं, गति बदल सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए एक गेंद आ रहा है उधर से, आप क्रिकेट खेलते गेंद आ रहा है, गेंद पूरी गति से आ रहा है, लेकिन उसको आप क्या करते हैं? कैच पकड़ लेते हैं, तो आप रोके ना जी बल लगा के, तो बल के कारण, ठीक है। तो बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। अब जैसे देखिए ना, आप किसी मुलायम चीज को ले, बल लगाकर उसका आप आकृति बदल देते हैं। अवस्था, जैसे देखिए यहाँ पर था ये बल, इस पर हम बल लगाएं, बल लगा के देखिए यहाँ पर लेके चलाएं, तो इसकी बदले ना जी, अवस्था भी बदल दी, आकृति भी बदल दिए, और इसकी क्या कर देंगे हम? गति। आप किसी चलती हुई चीज को रोक भी सकते हैं, हालांकि चलती हुई ट्रेन को मत रोकने लगिएगा वरना गए, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। हालांकि कुछ विद्यार्थी एक्सपेरिमेंट भी करने लगता है, हम भी बचपन में ऐसे करते हैं, हमारे सर जब पढ़ाते तो हम भी घर जाके एक्सपेरिमेंट करते। एक बार एक्सपेरिमेंट में ही हमें बहुत दिक्कत हो गया था, ठीक है, आगे कभी बताएंगे आपको। तो बल एक क्या है सर? बल आप समझ गए होंगे। तो बल वह बाह्यवर्ती कारक जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति, अवस्था या गति को क्या कर देती है? बदल देती है या बदलने की कोशिश करती है, उसे हम क्या करते हैं? उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, बड़ी एफ से। बल एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा तय होता है, आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं यह तय होती है, इसीलिए बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, हालांकि इसका एसआई मात्रक न्यूटन को तो नहीं कहा जाना चाहिए था, लेकिन इसका न्यूटन होता है, क्योंकि बल की खोज जो है न्यूटन को ही जाता है श्रेय, इसलिए इन्हीं के नाम पर न्यूटन रखे। हालांकि अगर आप बल का सूत्र निकालना चाहेंगे आप एफ बराबर एम, ए फार्मूला से, तो एम का आपको, एम मतलब मास का, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, और ए मतलब एसेलेरेशन मतलब त्वरण का आपको हम कल बताए थे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इसका
केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसा मात्रक बोल दे तो गलत नहीं है, लेकिन कहते हैं इसको आप एक अलग जो है यूनिक नाम दे दिया गया, न्यूटन। ठीक है, तो याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक क्या है सर, न्यूटन। अब बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो बल का आपको सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा, बल का सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा आपको डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। ध्यान रखिएगा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है सर, तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बल का सीजीएस मात्रक डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ध्यान रखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अब उल्टा बोलेंगे तो 1 डाइन बराबर 10 के पावर 5, 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक है, माइनस में चल जाएगा, तो 1 न्यूटन और 10 के पावर 5 डाइन। तो सीजीएस मात्रक एक बार पूछा गया था कि बताइए बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। ध्यान रखिएगा बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर है सर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन। अब मान के चलिए आपको ऑप्शन में दे दे न्यूटन ना, अब बोले बल का इनमें से कौन ऐसा मात्रक है, ऑप्शन में रहा है केजी मीटर प्रति स्क्वायर, तो आप तो कहेंगे हम तो न्यूटन पढ़े थे। नहीं, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप न्यूटन के तीनों गति नियम, बल की परिभाषा, बल का व्यंजक, संवेग संरक्षण के साथ आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि आवेग क्या है। ठीक है, आवेग क्या है, तो चलिए आइए हम समझते हैं आवेग। तो हम समझते हैं आवेग के बारे में। आवेग क्या है, आवेग को हम इंपल्स कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो अब आवेग क्या है, आवेग के बारे में हम संवेग समझ चुके हैं। ठीक है, अब आवेग समझिए। ठीक है, तो देखिए संवेग था किसी वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल। किसी वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कर रहे थे, संवेग कर रहे थे। लेकिन आवेग क्या है, तो आवेग जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करे। ठीक है, जब कोई बड़ा बल है लेकिन वो किसी वस्तु पर सिर्फ थोड़ा समय के लिए काम करे, यानी कि आप जैसे कि अचानक जो है आप 100 न्यूटन के बल से जो है आप किसी पर प्रहार करें बस 1 सेकंड के लिए। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप जब किसी बड़ा बल से जो है किसी वस्तु पर आप कार्य कर रहे हैं, सिर्फ कम समय के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो है बल और वह जो थोड़ा समय अंतराल था उसके गुणनफल को हम आवेग कहेंगे, इंपल्स कहेंगे। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु पर बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उस बल को और उस थोड़े समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। आवेग, ठीक है, आवेग को अंग्रेजी में इंपल्स कहते हैं। यह क्या है, तो यह देखिए यह भी क्या है, यह सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा आवेग क्या है, आवेग एक सदिश राशि है। कैसे सर, क्योंकि इसमें भी दिशा तय है, क्योंकि बल में दिशा तय होती है। जब बल का गुणनफल हो रहा है उसमें, तो इसका मतलब है कि यह भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड। कैसे होता है, तो देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन और समय अंतराल यानी समय के अंतर को भी तो हम लोग सेकंड में मापेंगे, यानी 5 सेकंड -2 सेकंड, तो आएगा जो 3 सेकंड वो भी तो मात्रक भी तो सेम रहेगा, तो सेकंड। ठीक है, तो बल यानी न्यूटन गुना सेकंड, तो आप न्यूटन सेकंड कहेंगे किसका, एसआई मात्रक इंपल्स का यानी आवेग का। ठीक है, तो आवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा तय होती है, और आवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। कैसे हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल। ठीक है, यह होगा फॉर्मूला आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फॉर्मूला आपको इसलिए याद रखना क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, अंकीय प्रश्न आप जब बनाते हैं तो आपको यही सब आपको फॉर्मूला पर आपको जो है मैथ बनेगा। ठीक है, आपको काम आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं सर फिजिक्स में मैथ होता है ना, जिसे आप अंकीय प्रश्न कहते हैं, अंकीय प्रश्न, तो फिजिक्स में जब आप मैथ को जब आप बनाएंगे, सॉल्यूशन आप करेंगे, तो आपको ये सब फार्मूला पर ही तो मैथ बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा के साथ साथ उसका फार्मूला भी याद रखें। चलिए आइए अब देखिए, अब क्या है, अब 2 बल और होते हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है, उनसे प्रश्न बनता है। एक को कहते हैं अभिकेंद्र बल, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय। एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी एक अभिकेंद्र बल और एक अपकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या है, तो जब आप किसी वृत्ताकार पथ पर आप चल रहे हैं, यानी वृत्ताकार पथ पर आप गति कर रहे हैं, तो आप जो है जब वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं तो आप वृत्त के केंद्र की ओर झुकेंगे, झुक करके चलेंगे। इसका एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो आप किसी गोल चीज पर एक गाड़ी लेकर के आप घूमिए। आप ऐसा नहीं कि गोल चीज पर आप गाड़ी लेकर घूमेंगे ना तो उसके वृत्त के केंद्र है जो बीच में, उसके विपरीत आप जो झुक करके चलेंगे। नहीं, जब भी आप झुक के चलेंगे वृत्त के केंद्र की ओर ही झुक के चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप कहीं पर एकदम अचानक गोलाकार टर्न पर जाइए ना, गोलाकार मोड़ पर आप कहीं गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, गोलाकार अचानक टर्न आ जाए तो आप किधर की ओर मुड़ते हैं, जिधर की ओर टर्निंग है, या विपरीत की ओर मुड़ते हैं? नहीं, जिधर की ओर टर्निंग रहता है आप उधर की ओर आप झुकते हैं, आपका गाड़ी झुकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप जो है वृत्त के केंद्र की ओर झुकते हैं तो वह जो बल वहां पर कार्य कर रहा है, जो आपको झुकाने में मदद जो कर रहा है, आपको बैलेंस करने में, वह अभिकेंद्र बल है। याद रखिए अगर अभिकेंद्र बल अनबैलेंस हो जाए तो उसी में इंसान क्या हो जाता है, गिर जाता है गाड़ी चलाते वक्त।
अगर आपको अचानक टर्न आ गया, अचानक मोड़ आ गया, वहाँ अभिकेंद्र बल जो है यानी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो आपका बैलेंस नहीं कर पाया आपके शरीर को या आपके बाइक को या आपके गति को, तो क्या हो जाएंगे आप वहाँ पर अनबैलेंस होकर गिर जाएंगे। ठीक है, तो याद रखें वहां अभिकेंद्रीय बल बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल का मतलब आप समझ गए होंगे, वृत्त के केंद्र को लगने वाला बल अभिकेंद्र बल, और जस्ट उल्टा है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के विपरीत, अभिकेंद्र बल के विपरीत जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं अपकेंद्र बल। यानी अभिकेंद्र बल जो है आपको झुकाती है केंद्र की ओर, अपकेंद्र बल जो है आपको उठाती है, बैलेंस करती है। तो ये अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल ये दोनों के बैलेंस के कारण ही आप क्या होते हैं टर्न पर यानी मुड़ाव पर आप नहीं गिरते हैं। तो याद रखिएगा, अगर अभिकेंद्र बल ज्यादा प्रभावी हो गया तो आप गिर जाएंगे, अपकेंद्र बल ज्यादा प्रभावी हो गया तो भी आप गिर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों का बैलेंस जरूरी है, यानी बल का संतुलन बहुत ही जरूरी है, तब आप चल सकते हैं अच्छे ढंग से। अगर बल का संतुलन सही ढंग से ना हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी केंद्र बल का मतलब समझ गए आप, केंद्र बल। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि जो कपड़ा सुखाने का मशीन है वो किस बल पर आधारित होता है, किस बल पर वो कार्य करता है, तो ध्यान रखिए आप केंद्र बल पर। जब आप दूध से जो है आप मक्खन निकालते हैं तो वहां पर कौन सा बल काम करते हैं, दूध को जब आप मंथन करते हैं और उसे क्रीम आप निकालते हैं तो वहां पर कौन सा बल कार्य करता है, तो याद रखिएगा आप केंद्र बल। दूध से मक्खन निकालना हम लोग के गांव देहात में होता है ना, हम लोग की दादी माँ जो थी वो क्या करती थी, ऐसे ऐसे आपको जो एक आपको बर्तन में ले ली और ऐसे ऐसे करके नचाते रहती थी, नचाते रहते हम लोग सोचते रहते थे अरे दूध जो है, दूध को नचा के और जो वो दूध रहता था वो बाद में क्या मक्खन बन के निकल जाता, उसका पानी अलग। तो वहां पर कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल का मतलब आप समझ चुके होंगे। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r, इसका क्या है फॉर्मूला है, सूत्र है, ध्यान रखिएगा। m क्या है वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है वस्तु का वेग है, और r क्या है उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इससे आप अभिकेंद्र बल का मान निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आवेग, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, बल, न्यूटन के तीनों गति नियम, संवेग आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आपको जो है अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है और आप आगे इसी प्रकार के जो है फिजिक्स के हर एक टॉपिक को समझना चाहते हैं, या बायोलॉजी का आप हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, या केमिस्ट्री के हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल साइंस की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आए तो आप कमेंट में लिखें और कमेंट करके हाँ सर अगला वीडियो को। और एक बात याद रखिए, जब भी आप हमारा वीडियो देखने के लिए बैठिए अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, नोट कीजिए, क्योंकि आप चाहे जितना भी बड़ा जीनियस विद्यार्थी हैं, आप जितना भी बड़ा जीनियस आदमी हैं, कोई भी जीनियस आदमी धरती पर ऐसा नहीं हुआ जो एक बार याद कर ले तो हमेशा के लिए याद रह जाए। नहीं, न्यूटन ऐसा आइंस्टीन ऐसा व्यक्ति जो हमारे वैज्ञानिक थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनको भी बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करना पड़ता था। तो याद रखें, इंसान के दिमाग की प्रवृत्ति है, जब आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, याद होगा भूल जाएंगे। तो आप याद कीजिए, भूल जाइए, लेकिन फिर से याद करने के लिए फिर से पढ़ना होगा रिवाइज। तो आप जब भी बैठिए नोट कीजिए और हमारे टॉपिक को, और अगर कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन रह जाए, प्रॉब्लम रह जाए, समस्या रह जाए, समझ में ना तो कमेंट में लिखें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आपको जो है यहीं पर हम विराम देते हैं। जय हिंद।